नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी उसका जो चैप्टर 12 है, एक नई शुरुआत, उसका जो पहला पार्ट है आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक हैं उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 12, एक नई शुरुआत, जिसके लेखक का नाम है जाकिर अली रजनीश। इनका जन्म सन 1975 ईस्वी में हुआ था। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ दो वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत हुआ है। यानी यहाँ पर ये जो कहानी है, एक नई शुरुआत, जो डॉक्टर जाकिर अली रजनीश की एक अच्छी रचना है। कहते हैं कि ये एक वैज्ञानिक रचना है और इसके अंदर वैज्ञानिक संशोधन जो खोज हुआ था कि इंसान को तरंगों में विभाजित करके कंप्यूटर के माध्यम से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इस टेक्निक संबंधी ये जो कहानी है, वो कहानी रोमांचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है और साथ में यहाँ दो वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब हम इस लेसन को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। प्रोफेसर रमेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वो होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। यानी कि ये जो प्रोफेसर रमेश और उनके जो मददगार माधवन जो है, उनके जीवन का ये एक अद्भुत कहने वाला ये क्षण समय था। कहते हैं कि उनके जीवन में आज वो होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, यानी कि ये नवीन ही नहीं, असंभव भी था। यानी कि एक नया ही दिन था। कहते हैं कि आज उन्होंने मानव के इतिहास में, कहते हैं कि पहली बार उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया था, मानव प्रक्षेपण यंत्र, कि कहते हैं कि उस यंत्र से एक इंसान को दूसरी जगह पर भेजा जा सकता था। कहते हैं कि आज उसका जांच जो है होने वाला था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों के द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रमेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद
गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। यानी कहते हैं कि प्रोफेसर आमिश ने कहते हैं कि दो ऐसे कंप्यूटर बनाए थे कि जिसके द्वारा कहते हैं कि वो जो विश्लेषण यंत्र के द्वारा वो मानव को प्रक्षेपण यानी कि उसको अलग अलग खंडों में विभक्त करके कहते हैं कि दूसरी जगह ले जा सके। और इसीलिए उन्होंने कहते हैं कि कंप्यूटर का जो एक भाग है वो प्रयोगशाला में रखा था और दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर माधवन के घर पर स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामिश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद कहते हैं कि इस प्रकार कहते हैं गर्व से अभिमान से स्क्रीन की ओर देखा और कहते हैं कि उनका जो चेहरा है कहते खुशी के मारे चमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फ़ोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। यानी कुछ ही समय में कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर है उसने अपना कार्य शुरू कर दिया और उसका उसने सिग्नल भी दे दिया। और प्रोफेसर आमिश ने कहते हैं कि अपने जो सहयोगी थे, जो मददगार थे माधवन, उनको फ़ोन कर दिया और कहते हैं कि धड़कते दिल के साथ घबराते हुए कहते हैं कि कंप्यूटर चालित उस चैम्बर में प्रविष्ट हो गए यानी अंदर चले गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र जो था उसने अपना कार्य शुरू कर दिया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वो घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। यानी कि दूसरी छोर पर यानी दूसरे स्थान पर बैठे माधवन जो था वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आंखें यानी नज़र वहाँ गड़ाए बैठा हुआ था। प्रोफेसर रामिश का जो शरीर है वो अपने मूल तत्वों में अलग अलग यानी कि विभक्त होने लगा था। बस अब थोड़े ही समय की बात थी कहते कि, लेकिन इस समय जो माधवन को हर एक क्षण कहते कि एक एक साल के बराबर उसे लगने लगा। और इसी समय के बीच सहसा उसके दिमाग में वो घटना याद आ गई कि जब वो प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामिश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया कि सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो माधवन है वो उस समय यानी उस घटना को याद करता है कि जब वो प्रोफेसर आमिश से पहली बार मिला था। कहते हैं कि वो अपने जिगरी यानी कि प्रोफेसर आमिश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर उनके पास गया था। कहते और उस समय कहते हैं कि प्रोफेसर आमिश कंप्यूटर पर ही काम कर रहे थे। कहते कि माधवन का परिचय प्राप्त करने के बाद जानने के बाद प्रोफेसर आमिश ने खुशी खुशी उसे अपने साथ काम करने के लिए रख लिया। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उन्हें पूछा कि सर, आनंद सर ने मुझे बताया था कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं।
प्रोफेसर रामिश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती हैं या नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। यानी प्रोफेसर रामिस ने माधवन की बात सुनकर उसकी ओर देखा और जैसे कि वो ये यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की जो बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो उसे बताई जा सकती है या नहीं। लेकिन माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना, समझ लेना उचित समझा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वो पूछ ही बैठा कि सर, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? यानी कहते हैं कि प्रोफेसर रामिस लंबी सांस लेकर फिर अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताते हैं। कहते हैं कि माधवन जो है वो प्रोफेसर की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहता है कि जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही डाला कि सर, क्या ऐसा वास्तव में संभव हो सकता है? तो ये सुनकर प्रोफेसर रामिस ने कहा कि भाई क्यों नहीं, कहते कि ऐसा हो सकता है। हम उसे यानी कि इंसान को दूसरी जगह क्यों नहीं भेज सकते? कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुक गए, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। यानी जब माधवन को प्रोफेसर रामिस की बातें समझ में नहीं आई तो प्रोफेसर रामिस उन्हें समझाने लगे और वो कहने लगे कि भाई, तुमने जब 5वीं कक्षा में जब तुम पढ़ रहे थे तो उस समय तुमने पढ़ा ही होगा कि ये जो अणु है, कहते कि प्रत्येक वस्तु जो है वो विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी हुई है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को हम कहते हैं कि उसको आकार दे सकते हैं और कहते हैं कि उसको जो आकार मिलता है वो उसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। तो ये सुनकर माधवन उनकी बात का समर्थन करते हुए कहता है कि हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। प्रोफेसर रामिस आगे कहते हैं कि यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना ही है तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है कि जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। यानी वो माधवन को समझाते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की संरचना को अगर समझना है तो हम क्या करेंगे कि हम उस वस्तु के अणु, परमाणु, उनका अध्ययन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और कहते हैं कि यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर जो उसके छोटे छोटे पुर्जे होते हैं और उन पुर्जों की बनावट से ही वो पूरा मशीन कार्य करता है। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामिस की बातें सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात।
तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं कि यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों के रूप में अगर विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यानी प्रोफेसर माधवन जो है वो प्रोफेसर रामिस जो है वो माधवन को समझा रहे थे। कहते हैं कि ये जो चीज़ थी कि भाई मशीन की बनावट की बात मैंने तुझे समझाई, लेकिन अब कहते हैं कि किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। कहते हैं कि उसका सिर्फ स्वरूप ही परिवर्तित होता है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे कि अगर हमारे घर में कहते हैं कि पंखा है, तो कहते हैं कि ये जो विद्युत ऊर्जा है, बिजली है, उसको पंखे के रूप में एक कहते हैं कि हम उस हवा को प्राप्त करते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में हम प्राप्त करते हैं। पंखे वो एक यंत्र ही है। तो कहते हैं कि आणविक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम आणविक ऊर्जा को कहते हैं कि अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो ये ऊर्जा जो है ये यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जा सकती है। और इसके लिए कहते हैं कि बड़े बड़े परमाणु रिएक्टर बनाए जाते हैं। और इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्व में अगर हम तोड़ सकते हैं तो उसे हम फिर से उसी वस्तु को जोड़कर हम यानी अलग अलग कर हम उसको वापस से मूल स्वरूप में प्राप्त भी कर सकते हैं। हाँ, यह तो है। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया, प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। यानी कहते हैं कि जब प्रोफेसर रामिस समझा रहे होते तो माधवन भी उनकी बातों का समर्थन करता है, और प्रोफेसर रामिस आगे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो भी क्या है कि अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं कि हालांकि किसी जो वस्तु और जीवित प्राणी की जो संरचना है उसमें काफ़ी अंतर होता है, लेकिन कहते हैं कि जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती वही बातें जीवित प्राणी के बारे में भी लागू होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसको मूल तत्वों में अलग अलग विभक्त करके उसको वापस से जोड़कर मूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यही कार्य किया जा सकता है, यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो पहली वाली जो प्रक्रिया है उससे काफ़ी जटिल यानी कि समस्या रूप और ज़्यादा श्रम मांगने वाली होती है। और इस प्रकार के समझाते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली।
प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वो प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना न रह सका कि सर, माना कि ये सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह बेच सकते हैं। यानी प्रोफेसर की बातें सुनकर कहते कि जो माधवन है वो उनकी बातों में तो आ गया, लेकिन फिर भी उसके मन में एक शक था और इसीलिए वो उन्हें पूछ बैठता है कि सर, आपने कहा कि भाई ये जो सारी प्रक्रिया संभव है, लेकिन ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह बेच पा सकते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले कि मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेच सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।